द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले को लोकेशन स्कैम के बारे में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और नए इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है को लोकेशन स्कैम हुआ क्या था, कैसे क्या चीज़ें हुई थी और क्यों इतना ज़्यादा चर्चित में। एनएससी पे क्या गवर्नमेंट के इश्यूज़ और गवर्नेंस इश्यूज़ के एलिगेशन है, सेबी का ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में टू बी स्पेसिफिक हम लोग को लोकेशन स्कैम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी रिसेंट में चित्रा रामकृष्णा वाला स्कैम है। वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट डेफिनेटली हम लोग उस पूरे सेबी के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं और हम लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लाइव थ्रेड भी डाल दिया, जो लगातार अपडेट हो रहा है जैसे जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ऑर्डर को। तो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ बेसिकली दिस वीडियो। ठीक है, अभी हम को लोकेशन स्कैम को समझेंगे, जो एक बड़ा स्कैम था। सबसे पहले को लोकेशन स्कैम से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल चीज समझाना चाहूंगा, जो हम लोग ने बहुत टाइम पहले डाला था, कि हाउ फ्रीक्वेंट स्टॉक प्राइसेस आर अपडेटेड। अगर आप समझे तो आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या आप मेरे जैसे लोग हैं, हमको एक सेकंड के अंदर एक बार प्राइस अपडेट होता है। ठीक है, अब भले आप बैंक निफ्टी की बात करें, भले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, किसी कॉल पुट ऑप्शन की बात करें। वहीं पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए कब होता है? उनके लिए बेसिकली एक सेकंड के अंदर उनके लिए 1000 बार प्राइस अपडेट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक बार अपडेट होगा, उनको उतने ही टाइम में 1000 बार प्राइस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो को लोकेशन में काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। को लोकेशन में जब आप काम करते हो तो आपका प्राइस लगभग लगभग, अगर आप इसको समझे तो लगभग 10 लाख टाइम्स, 10 लाख बार यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। मतलब एक सेकंड के अंदर 10 लाख बार प्राइस यहाँ पे चेंज होता है। मतलब आप समझो कि फॉर एग्जांपल आप जब तक एक सेकंड में जब आपको प्राइस बदलेगा, तब तक ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर को लोकेशन या फिर अल्गो ट्रेडिंग में ऑलरेडी उसके प्राइस चेंज हो चुके हैं। अब मान लीजिए 1 मिली सेकेंड में प्राइस था 0.1 और दूसरे मिली सेकेंड में प्राइस हो गया 0.11, तो वो इतने वॉल्यूम में ट्रेड करते थे कि उनको वहीं प्रॉफिट हो जाता था और आपको पता पड़ता था कि प्राइस केवल 0.1 से 0.2 चेंज हुआ है। ठीक है, अपने को इतना ही पता पड़ता था, अपने को छोटे छोटे चेंज कभी पता ही नहीं पड़ते थे। ये था बेसिकली यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इसलिए को लोकेशन यहाँ पे आया था। को लोकेशन था क्या? को लोकेशन बेसिकली सेबी की एक एनएससी की एक फैसिलिटी थी, जिसमें क्या कहा गया था कि आपके सर्वर्स हमारे सर्वर रूम के साथ लगा दीजिए। ठीक है, मतलब जैसे ये एनएससी का ट्रेडिंग सर्वर है, इसके पास में आप आपका सर्वर भी लगा दीजिए, ब्रोकर 1 का सर्वर, ब्रोकर 2 का, ब्रोकर 3 का। इसलिए आपका यहाँ पे सर्वर फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पे एक एडवांटेज रहेगा, आपका प्राइस जल्दी यहाँ पे दिखने लग जाएगा, आपको प्राइस ज्यादा तेजी से आएगी, इंफॉर्मेशन, मार्केट न्यूज, प्राइस वगैरह सब आपको ज्यादा तेजी से आएगी। ये को लोकेशन फैसिलिटी थी, इसके लिए फीस दी जाती थी, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ थिंग। बट को लोकेशन में घपले क्या हुए वो अपन समझते हैं। तो अगर अपन इसको टेक्निकल टर्म्स में समझे, एक अपना जो बेसिकली होता है, इसमें दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक तो अपना जो एक मार्केट से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का, मतलब प्राइस डिसेमिनेट करने का एक जो सिस्टम है एनएससी का, वो है स्नैपशॉट, जो आपके लिए काम आता है, ब्रोकर और अपने टीवी वाले लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है टिक बाय टिक। अब यहाँ पे एनएससी ने कोलो सर्वर स्टार्ट किया था। अब इसमें दो तीन तरीके से घपले किए गए थे। अभी मैं पहला घपले का तरीका समझाता हूँ। को लोकेशन में अब क्या किया, सम ट्रेडर्स ने यहाँ पे हमेशा ये बेसिकली क्या हुआ, टिक बाय टिक जो था ना, वो ओल्ड सॉफ्टवेयर था। उसमें क्या होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम होता था, जिसने पहले लॉगिन किया उसको प्राइस हमेशा पहले मिलेगी। ठीक है, ये पहला तरीका था। तो अब इसमें क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे है ना बेसिकली ये पता कर लिया कि वो किस समय वो आपके सर्वर चालू होंगे। जैसे ही सर्वर चालू होते थे वैसे ही वो लॉगिन कर लेते थे। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली एक कंपनी आई थी बीच में, इस पूरे पिक्चर में एक कंपनी आई थी, वो थी ओमनेसिस टेक्नोलॉजीज करके, जिसके अंदर एनएससी का स्टेक भी था और एनएससी की सीईओ जो चित्रा रामकृष्ण थी, वो बोर्ड मेंबर भी थी। अब ओमनिसिस का क्या कहना था, ओमनिसिस का टेक्नोलॉजीज का ये कहना था कि हम आपको ये बताएंगे कि वो सर्वर कब चालू हो रहा है और आपको कब लॉगिन करना है। ठीक है, पहला तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस करके, जो कोलोकेशन के भी मेंबर्स थे ना, उसमें से वो सॉफ्टवेयर की सर्विस ले लेते थे और उनको पता पड़ जाता था कि अभी सॉफ्टवेयर ये लोड चालू है, सर्वर चालू है, अपन लॉगिन करते हैं। तो उनको हमेशा यहाँ पे बेसिकली एडवांटेज होता था। इट इज इलीगल, क्योंकि हर सारे कोलोकेशन का साथ साथ होना चाहिए था, सबको बराबर चीज मिलनी चाहिए थी। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज भी इन्वॉल्व हुए। एनएससी के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते थे, कोलो में भी, को लोकेशन में भी बहुत सारे सर्वर होते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि सभी सर्वर के अंदर यहाँ पे बराबर बेसिकली लोड नहीं होगा। मतलब इसको अगर अपन ऐसे समझे, एक सर्वर पे यहाँ पे 20 लोग थे, दूसरे सर्वर पे 50 लोग थे। अब ऑब्वियसली अगर इस सर्वर पे लोड कम है तो यहाँ पे उनको प्राइस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट है।
जब तक 50 लोगों की टीम को एक साथ 50 ब्रोकर को एक साथ सर्विस मिलेगी, उतने में तो 20 लोग को 2 बार सर्विस मिल जाएगी ना। इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, सर्विस भी नहीं, इन्फॉर्मेशन प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो एनएसई के जो सिस्टम्स थे उसमें फ्लॉ था टेक्निकल, कि पहली बात तो ये, एक तो सबको बराबर लॉगिन नहीं होता था। दूसरा अपना था कि बेसिकली हर लोड जो हर लोड सर्वर था उसमें यहाँ पे है ना बराबर यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती थी, लोड बैलेंसिंग नहीं होती थी। मतलब मान लीजिए 70 लोग हैं तो 35 एक पे 35 दूसरे पे, ये नहीं होता था। तीसरा तरीका क्या था को लोकेशन में, एक और जो तीसरा तरीका था हर स्कैम सॉरी हर जो सर्वर था उसका चालू होने का टाइम अलग अलग होता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता था। अब यहाँ पे जो लोड सर्वर पहले चालू हो गया, जो उसमें सबसे पहले लॉगिन कर लिया, उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्कैम को यहाँ पे लेके आया गया था। अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सबसे बड़ा आदमी जो इन्वॉल्व था वो था ओपीजी सिक्योरिटीज करके। इसने पहले तो ओमनिसिस का साथ लिया, कि ओमनिसिस टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पे इन लोग ने वो पता किया कि ये कब चालू होता है, और उसको फटाफट से यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट लॉगिन मिलने लग गया। अगर आप समझेंगे ओपीजी सिक्योरिटीज का प्रॉफिट 60 लाख से 11 करोड़ 717% का हाइक देखने को मिला था 2014 में। एक रिपोर्ट के अनुसार मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ, 389 ट्रेडिंग डेज में से 2 साल के अंदर लगभग 389 ट्रेडिंग डेज के अंदर 350 टाइम्स, करीबन करीबन 350 टाइम्स ओपीजी सिक्योरिटीज वाज द फर्स्ट टू लॉग इन द कोलो सर्वर। ठीक है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज था। इसके बाद 2 कंपनीज और 2 ब्रोकर्स और थे, एक तो एसएमसी ग्लोबल और दूसरा बार्कलेज सिक्योरिटीज, जो हमेशा बार बार है ना फर्स्ट टाइम लॉग इन बनते गए। ये चूज हुई। अब क्या हुआ, ओमनिसिस टेक्नोलॉजीज ने क्या किया बीच में ना, जैसे ही उनको पता पड़ा कि हम ये काम कर सकते हैं, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना के एक सर्विस बेचने लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो ओमनिसिस ने इस तरह की सर्विसेज बेची कि हम आपका है ना प्रॉफिट करवा देंगे, और उसमें क्या करते थे वो लोग 20% प्रॉफिट शेयर रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ओपीजी सिक्योरिटीज की संजय गुप्ता जो थे उनको थोड़ा पसंद नहीं आया, कि वो बोले कि यार ये तो हमारा वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा ही जो मेन सीक्रेट है वो अब आउट हो गया है, तो अब उनको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो फिर अब है ना टाइम ऑफ लॉगिन के बाद अब उन्होंने है ना ओपीजी सिक्योरिटीज वालों ने अपने एनएससी के लोगों को पैसा देके ये भी पता लगा लिया कि किस सर्वर पे सबसे कम लोड है, तो वहां पे उन्होंने दूसरी यहाँ पे तरीके की यहाँ पे एक्टिविटी को अपना के अब सबसे आगे बढ़ गए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कैसे हुआ था। देखो फॉर एग्जांपल है ना, अगर कोलो में एक बार जो प्राइस है, अगर एफिशिएंट पुट ऑर्डर सिस्टम बनाया गया, अगर एफिशिएंट सिस्टम है ना, तो उसमें 50 माइक्रो सेकंड्स में ही आपका काम हो जाएगा, पूरा बिड और पुट ऑर्डर हो जाएगा। वहीं पे जो इनएफिशिएंट सिस्टम है 200 माइक्रो सेकंड्स, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ना 100 टाइम्स यहाँ पे बताया गया कि 100 टाइम्स वो दूसरा बंदा फास्टर होता था। जस्ट मैं आपको है ना टाइम बता रहा हूँ जिससे आपको पता पड़े कि कितना फास्ट ऑर्डर हो सकता था। अब ये सारी चीजें होती गई, ओपीजी सिक्योरिटीज ने भी बहुत पैसा बनाया, और ओपीजी सिक्योरिटीज की इलीगल एक्टिविटी के अंदर एनएससी भी इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि एक तो सीईओ डायरेक्टर थी और एनएससी का स्टेक भी था। बट जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती गई, सेबी पे एलिगेशंस लगे, एनएससी पे एलिगेशंस बने, तो ये ओमनिसिस का बेसिकली धंधा ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन कर दी, और यहाँ पे है ना फिर बेसिकली क्या हुआ, उनके जो सीटीओ थे, जो रवि आप्टे थे, वो बेसिकली रिटायर हो गए, तो नए यहाँ पे सीटीओ आए थे उमेश जैन करके, उन्होंने सारी चीजें बदल दी। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या किया, सारे सर्वर्स का यहाँ पे लोड बैलेंसिंग, टाइमिंग ऑफ, ये सारी चीजें बदल दी। अब यहाँ पे ओमनिसिस को भी हटा दिया गया, काइंड ऑफ थिंग हो गई। तो ओमनिसिस के पास वो चीज रही ही नहीं, वो सर्विस वो ऑफर ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट वापस ओपीजी सिक्योरिटीज ने एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने तरीका ढूंढा बैकअप सर्वर का। देखो 2 तरीके से सर्वर थे, एक तो प्राइमरी सर्वर, ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहे थे, ठीक है। अब इनके पास एक और सर्वर था, सेकेंडरी सर्वर। ओपीजी ने क्या किया, खुद को है ना सेकेंडरी सर्वर से कनेक्ट करवा लिया। बाकी लोग प्राइमरी में भिड़ते रहे, ये सेकेंडरी में काम करते थे। सेकेंडरी सर्वर का मतलब ये है बेसिकली, जब ये मेन सर्वर खराब हो जाए तो ये वाले सर्वर काम करेंगे। अब सेकेंडरी सर्वर में बहुत कम लोग आ पाए थे, बहुत गिनती के ब्रोकर्स थे। ओपीजी सिक्योरिटीज दूसरा था जिसने यहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी सर्वर के थ्रू ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, और बाद में वो बेसिकली वो भी स्कैम आउट हुआ। अब ये स्कैम कैसे आउट हुआ, यहाँ पे कैन फॉन्ग करके एक आदमी थे, जो बेसिकली सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। उनको ये सारी चीजें समझ में आ गई, बिकॉज वो खुद भी एक अल्गो ट्रेडर थे, उनका फंड भी एक अल्गो ट्रेडर था। उनको ये सारी चीजें समझ में आती गई, बिकॉज इंडिया का जो उस टाइम, आज भी अगर आप देखोगे इंडिया में जो डीआईआई है, इट इज अ वेरी मतलब हैंडी पीपल ऑफ ग्रुप। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो बेसिकली पूरे मार्केट को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता पड़ ही गया था। तो अब उन्होंने बेसिकली सेबी को एक लेटर लिखा था ये पूरे स्कैम के बारे में, कि कैसे यहाँ पे ओपीजी सिक्योरिटीज, ओमनिसिस, बाकी जो ब्रोकर्स थे, उन्होंने ये सारा घपला किया है। इसका कॉपी ऑफ लेटर मनी लाइफ को भेजा गया था, जो कि सुचेता दलाल है, जिन्होंने 1992 हर्षद मेहता स्कैम को ब्लो आउट किया था।
अब यहाँ पे उस पे केस हुआ, पहले एनएसई का बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हुई थी, एनएसई ने तो मना किया, फिर यहाँ पे उसके बाद वो स्कैम और आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, हाई कोर्ट वगैरह में गया और वो एकदम से यहाँ पे फिर ब्लो आउट हुआ और पता पड़ा कि बेसिकली इसके अंदर सारे लोग इन्वॉल्व थे। इवन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ना, ओपीजी सिक्योरिटीज़ और ओमनिसिस के अंदर यहाँ पे एक जगह लिखा गया है कि बेसिकली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। कैसे? उनका उस मिनिस्टर का नाम है पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम थे, वो बेसिकली ओमनिसिस के अंदर किसी को जानते थे। दूसरा, ओमनिसिस के अंदर एक और प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, ओमनिसिस के पास एक और एनएससी का काम था, वो था मैनेजमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स, ठीक है? वो डेटा सेंटर सर्विस भी मैनेज करके देते थे, तो उनके पास सारा डेटा होता था, तो ओमनिसिस ने वो भी उसका मिसयूज किया है। इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और दिस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी बिग स्कैम। और ये जब निकल के आया तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हुई है, फिर वही सारी स्कैम पेनल्टीज वगैरह निकल के आई। अब यहाँ पे जो अपना मेन अभी जो बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है अपना, जो अभी ये चित्रा रामकृष्णा और योगी वाला आ रहा है, इसको मैं एक बहुत सिंपल टर्म में समझाते जाऊँ। अब चित्रा रामकृष्णा जब ये सीईओ थी, कोलोकेशन स्कैम हो रहा था, तो बेसिकली एक योगी जी थे और एक यहाँ पे कंसल्टेंट थे, ठीक है? ये दोनों बेसिकली बाहर से आए थे, इसका एनएससी का कोई बोर्ड, कोई अप्रूवल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सेबी अप्रूवल नहीं, कुछ भी नहीं। और ये पूरी की पूरी एमडी और सीईओ जो चित्रा रामकृष्णा थी, उनको गाइड करते थे कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। सारी इंफॉर्मेशन लीक करते गए, सारी इंफॉर्मेशन देते गए। इवन आनंद जो सुब्रमण्यम थे, जो कंसल्टेंट थे, वो बेसिकली उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था फाइनेंशियल सर्विसेज का। और इवन यहाँ पे बहुत सारी अदर एथिकल एक्टिविटीज भी है जो मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए। सो बेसिकली चित्रा रामकृष्णा वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू पीपल, एक तो योगी जिसका नाम ही नहीं पता पड़ रहा, दूसरा एक कंसल्टेंट। अब नाम क्यों नहीं पता पड़ रहा, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, एवरीथिंग। देखो, पहली बात तो उनको मेल जा रहा था तो उनका सर्वर आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाता है। दूसरा, आनंद सुब्रमण्यम ने योगी जी को पैसे भेजे इन द नेम ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अब जिस बैंक में आपने पैसे भेजे तो आप ये तो पता लगा ही सकते हो कि यार कौन से बैंक में पैसे गए। दूसरा, जो अपनी सीईओ थी वो उनके साथ फॉरेन घूमने गई थी, ऑब्वियसली इनके पास डेट तो है ही, डेट ऑफ ट्रैवल भी है। तो आप एयरलाइन हिस्ट्री से निकाल सकते हैं ना, एयर ट्रैवल हिस्ट्री से, कि कौन बंदा उस फ्लाइट में था, and you can definitely capture it out, but the government is silent on this, and being India a tech power house, अपन एक बाबा का बेसिकली आईपी एड्रेस भी नहीं निकाल पा रहे। सो बेसिकली ये कोलोकेशन स्कैम था और ये सारी चीज़ें हुई थी। मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाया। अगर इसको और सादी भाषा, हिंदी भाषा में समझे, बेसिकली पाइपलाइन में से तेल जा रहा है और उस तेल के बीच में अपन ने छेद करके चोरी कर रहे हैं, दैट इज वॉट अ कोलोकेशन स्कैम। अब आप समझोगे कि अपने तो भाव ही 1 सेकंड में अपडेट होते हैं और उनके तो पता नहीं 1 सेकंड में कितनी बार भाव अपडेट हो जाते हैं। ये होता है एल्गो ट्रेडिंग, ये होते हैं फ्रीक ट्रेड्स के पीछे ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसके बारे में लगातार बोलते आ रहे कि क्यों आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह में। हमारा एक वीडियो भी एफएनओ ट्रेडिंग के रिस्क कितने हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बात की गई है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है और कोलोकेशन स्कैम पे अभी हम लोग वापस एक जो वीडियो बनाएंगे वो चित्रा रामकृष्णा का बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो समझे। अभी कोलोकेशन वापस एकदम से उसमें आ गया है, तो कोलोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस पे बहुत सारी बुक्स है जो आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट पावर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द कोलोकेशन स्कैम। दूसरी एक बुक है मार्केट माफिया करके, बाय पलक शाह, तो वो भी एक अच्छी बुक है। जो भी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।